हेलो एवरीवन, आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आज 10 अगस्त 2025 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए एक समिति गठित की है। उसके बाद ट्रंप टैरिफ का जो भारत पर क्या प्रभाव रहेगा, और S-400 जो है हमारा एक मतलब डिफेंस सिस्टम है। भारत पाकिस्तान हवाई संघर्ष का जो दावा है वो क्या कहता है। तो जो हमने रूस से मंगवाया था S-400, उसको श्रेय देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान जो है मार गिराया है भारत ने। तो भारत के द्वारा मतलब जो नुकसान पहुंचाए गए हैं उस पर वायुसेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या बयान आया है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत के द्वारा, तो उस दौरान जो रूस से हमने S-400 वायु रक्षा प्रणाली ली है उसका यूज़ करके 5 जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हैं उनको और एक बड़े विमान को गिरा दिया था। ये दावा 9 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में एयर मार्शल जो LM कार्टरे मेमोरियल लेक्चर उनके दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि भारत इतना सक्षम हो चुका है कि अपने दुश्मनों के जो विमान गिराने में सफल रहता है। S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर एक पाकिस्तानी अवैक्स को नष्ट कर दिया था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब तक का सबसे लंबा सतह से लेकर हवा तक रिकॉर्ड है कि सतह से लेकर हवा में अटैक करने का जो रिकॉर्ड है भारत के पास है। इसके अलावा जैकबाबाद और जो भोलारी हवाई अड्डा है उस पर कुछ F-16 और जो बाकी निगरानी विमान है उसको भी नष्ट किया गया है। तो ये दावे किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, उनका क्या कहना है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, उन्होंने कहा कि ये दावे बिल्कुल झूठ हैं कि कोई भी, उन्होंने कहा, पाकिस्तानी विमान नष्ट नहीं हुआ है। भारत के दावे राजनीतिक प्रचार के लिए हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने अपने JF-17 थंडर जेट्स का उपयोग करके भारत की एक S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया। तो अब देखिए, जो भारत है वो कह रहा है कि हमने उनके विमान नष्ट किए, पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने भारत के विमान नष्ट कर दिए। अब हम S-400 के बारे में देखें, उसका तकनीकी विवरण क्या है, इसकी संरचना कैसी है। ये एक राडार सिस्टम है 91N6E बिग बर्ड। ये एक लंबी दूरी का निगरानी रडार है। 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और एक साथ ये 100 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा फायर कंट्रोल रडार इसमें है। मिसाइल मार्गदर्शन के लिए इसकी 300 किलोमीटर तक रेंज रहेगी। इसके अलावा और भी इसमें जो रडार है N6L6E, जो ऑल एल्टीट्यूड डिटेक्शन और लो एल्टीट्यूड डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका जो लॉन्चर है, ये लॉन्चर इंजन है, प्रत्येक में 4 मिसाइल रखी जा सकती हैं। कमांड सेंटर इसका जो है स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग रहेगी। मिसाइल मार्गदर्शन के लिए, मतलब ये कि ये बहुत ताकतवर हथियार, इसको हम मान सकते हैं। इसमें मिसाइल के प्रकार कौन कौन से रहेंगे, 250 किलोमीटर की रेंज तक जो कि हवाई और बैलिस्टिक लक्ष्यों के लिए रहेगा। उसके अलावा 400 किलोमीटर की रेंज तक जो विशेष रूप से अवैक्स और बड़े विमानों के लिए यूज़ की जाएगी। 120 किलोमीटर की रेंज के लिए क्रूज़ मिसाइलें, ड्रोन के लिए ये रहेगा। 40 किलोमीटर की रेंज जहां पर छोटे और मध्यम दूरी के लक्ष्यों के लिए इसमें मिसाइलें टारगेट की जाएंगी। उसके अलावा अधिकतम ऊंचाई 30 किलोमीटर रहेगी और इसकी लक्ष्य गति कितनी है, मतलब इसके हम स्पीड की बात करें तो 4.8 किलोमीटर पर सेकंड में ये जा सकता है। इसके जो प्रदर्शन की रेंज कितनी है, 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक रहेगी। ये मिसाइल की जो टाइप कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। लक्ष्य ट्रैकिंग क्या है, एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 160 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। इसकी प्रतिक्रिया का समय है 10-15 सेकंड में ये डिप्लॉय हो जाता है और इसको लॉन्च किया जा सकता है। मोबिलिटी कैसी इसकी, ये सड़क और ऑफ रोड परिवहन योग्य है। तेज़ी से इसको तैनात किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जिसमें जैमिंग और स्टेल्थ तकनीकों के खिलाफ ये प्रभावी है, यानी कि जैमिंग कोई भी जैम नहीं हो सकती इसमें। उसके अलावा जो स्टेल्थ टेक्निक है उसको भी ये इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसकी विशेषताएं क्या है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। ये विभिन्न दूरी और ऊंचाई के खतरों को निशाना बनाने की इसमें क्षमता है। जब इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइलें रखी जाएंगी तो ये हम मान सकते हैं कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। हर एक प्रकार से ये हमको डिफेंस कर सकता है। इसके अलावा स्वचालित संचालन रहेगा इसका, यानी कि मानव हस्तक्षेप के बिना भी ये
लक्ष्यों को पहचान सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन इसका बाकी रक्षा प्रणालियों के साथ, जिसमें पेंटसीर S1 के साथ इसको कोलैब करके बनाया जाएगा या इसको कोलैब करके स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरणीय अनुकूलन है, ये 50 डिग्री सेल्सियस से माइनस से प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में ये काम कर सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध है, ये रियल टाइम डेटा साझा करने के लिए बाकी रडार और जो कमांड सिस्टम है उन सभी से इसका जुड़ाव काफ़ी बना हुआ है। इसकी तैनाती और उपयोग क्या रहेगा? भारत ने 2018 में रूस से इसे $5 बिलियन में 5S-400 रेजिमेंट खरीदे थे। पहली डिलीवरी इनकी दिसंबर 2021 में हुई थी और 2025 तक सभी रेजिमेंट जो है तैनात हो चुके हैं, जितने भी हमने मंगवाए थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने यह दावा किया कि S-400 ने 314 किलोमीटर पर एक पाकिस्तानी अवैक्स को नष्ट कर दिया, जो कि विश्व का रिकॉर्ड है। और इसमें बाकी इस चीज़ को कौन कौन यूज़ करता है? रूस, चीन, तुर्की, बेलारूस, संभावित रूप से सऊदी अरब है, ये सब इस टेक्निक को या इस डिफेंस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इसका लाभ क्या रहेगा? इसमें लंबी दूरी और उच्च सटीकता रहेगी। मल्टी टारगेट ये कर सकता है, एक साथ बहुत सारे टारगेट कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। स्टेल्थ विमान और जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनके खिलाफ ये काम करने में सक्षम है। इसकी सीमाएं भी कुछ रहती हैं। सीमाएं की इसमें लिमिटेशंस ये है कि सबसे पहले तो इसकी जो लागत है, कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्रति रेजिमेंट जो है $1 बिलियन में मिलता है, मतलब तैयार होता है। उसके बाद इसका जो रखरखाव और जो प्रशिक्षण वो काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसको समय समय पर इसका रिपेयरिंग ज़रूरी है। उसके अलावा रडार जैमिंग और जो सैचुरेशन हमले, उसके कारण ये थोड़ा संवेदनशीलता है। लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उसकी सीमित उपलब्धता मिलती है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका को भारत का लगभग 30-35 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात जो है खतरे में है। मतलब कि अमेरिका और भारत का जो व्यापारिक निर्यात है वो अब खतरे में नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% शुल्क लगाया गया, 25% 7 अगस्त को लागू कर दिया गया और भारत के जो व्यापारिक निर्यात है उस पर गंभीर असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए टैरिफ क्या होता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उस पर जब वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो उस पर वहाँ पर टैक्स लगता है, कुछ टैरिफ लगाया जाता है, जिसमें 25% टैरिफ या 50% टैरिफ की बात हो रही है, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब इतने टैक्स देने के बाद भी अब वो चीज़ ऐसा तो है नहीं कि दूसरी कंट्री में सस्ते में बिके भी, उसमें फिर महंगाई बढ़ जाती है और लोग इतनी महंगी चीज़ें खरीदना क्यों पसंद करेंगे। तो इसी वजह से जो टैरिफ है, ये टैरिफ का नुकसान होता है भी। किसी भी कंट्री के द्वारा अपने घरेलू उत्पादन को बचाने के लिए ये टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन जो ट्रंप है, इन्होंने हमें जुर्माने, मतलब कि हाँ, उन्होंने भारत पर जो है एक पनिशमेंट के तौर पर ये टैरिफ लगाने की बात कही है और ये 7 अगस्त से लागू हो चुका है। हालांकि जो बाकी का टैरिफ है, यानी कि टोटल हम पर जो है 50% अलग, 25% अलग जो है, पूरा 31 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। जो अमेरिका को होने वाला 86.51 बिलियन अरब डॉलर के निर्यात पर, जिसमें 30 से 35 अरब का जो हिस्सा है वो खतरे में बताया जा रहा है कि 30 से 35 अरब का जो हिस्सा रहेगा भारत का वो खतरे में आएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? भारत को में कौन से सबसे ज़्यादा सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका को, जिसमें जो टेक्सटाइल और परिधान का क्षेत्र है, भारत का $4 अरब का जो टेक्सटाइल निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर कम टैरिफ लगेगा और भारत पर ज़्यादा। तो इट मीन्स कि भारतीय उत्पाद जो है उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर भारतीय जो उत्पाद की जो उन्होंने ऑर्डर्स हैं वो रोक दिए जाएंगे, जिसमें रत्न, आभूषण, झींगा और जो बाकी उत्पाद, ये क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। क्योंकि टैरिफ के कारण जो भारतीय उत्पाद है अमेरिका बाज़ार में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर मांग कम होगी। अगर मांग कम होगी तो वहाँ पर सप्लाई भी कम रहेगी। इसके अलावा चमड़ा और जो बाकी श्रम प्रधान उद्योग हैं, जिसमें चमड़ा निर्यात उद्योग, जिस उन पर भी 50% टैक्स की आशंका जताई जा रही है, जिससे रोज़गार पर असर पड़ सकता है। उसके अलावा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि टैरिफ से भारत की जो GDP है उसमें 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है और लाखों नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं। अब उसके बाद जो भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत ने कोई भी डायरेक्टली प्रतिक्रिया नहीं की है और उपाय निर्यात प्रोत्साहन मिशन भारत ने शुरू किया है। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ के विशेष निर्यात प्रोत्साहन मिशन की एक योजना बनाई है, जिसमें ट्रेड फाइनेंस रहेगा, गैर व्यापार वित्त रहेंगे, ब्रांड इंडिया को बढ़ावा मिलेगा
और ई कॉमर्स हब्स का विकास जो है वो शामिल किया जाएगा और इसे सितंबर 2025 से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। भारत भी अपने उसके जवाब में अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत भी एक ऐसे मौके की तलाश कर रहा है कि अब कि हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि भारत अब एक तरह से बीच में फंस चुका है कि क्योंकि अगर वो रूस के साथ व्यापार करता तो अमेरिका उस पर टैरिफ डबल से ट्रिपल टैरिफ लगाना शुरू कर देगा, और अगर वो रूस के साथ व्यापार नहीं करता तो इधर फिर उसकी जो इकॉनमी है जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है रूस से, वो उसकी जो उस क्षेत्र में ऑयल जो कंपनीज हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी डगमगा सकती है। वैकल्पिक बाजारों की खोज की जा रही। भारत ने अपने निर्यात बाजार में, जिसमें यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर ध्यान दे रहा है कि वहां पर ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि अमेरिका बाजार पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले। सरकार एमएसएमई और जो निर्यातकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की कोशिश यहाँ पर ऐसा विचार कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? भारत ने टैरिफ को अनुचित अन्यायपूर्ण बताया। राष्ट्रीय हितों के लिए सभी कदम उठाने की चेतावनी दी है कि हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे चाहे हमें कोई सा भी कदम उठाना पड़े। टैरिफ का कारण क्या है कि ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात को कारण बताया, कि रीज़न ये उन्होंने कहा है कि भारत जो है रूस के साथ जो तेल आयात करता है यही कारण है कि ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगा दिया है। इसे रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने से जोड़ा गया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो कि भारत जो है इनडायरेक्टली जो है रूस यूक्रेन युद्ध में फंडिंग दे रहा है रूस को। ट्रंप का ये मानना है कि भारत की जो संरक्षणवादी नीतियां और अमेरिका के साथ व्यापार घाटा जो अभी तक $40 अरब से भी ज़्यादा है, इस टैरिफ का एक आधार है। इसके बाद दीर्घकालिक प्रभाव और चुनौतियां क्या है? आपूर्ति श्रृंखला में असर पड़ सकता है। लंबे समय का प्रभाव रहेगा कि भारत से भारतीय कंपनियों की जो आपूर्ति श्रृंखला वो बाधित हो जाएगी। जैसे कि लुधियाना की जो छोटी कंपनियां जो अमेरिकी स्टोरों को आपूर्ति करती हैं तो उन सभी पर काफ़ी असर पड़ेगा। वो कंपनियां बंद हो सकती हैं, वहाँ पर रोज़गार कम रहेगा, प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। बांग्लादेश और जो वियतनाम जैसे देशों पर कम टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी चीज़ तो कोई भी नहीं खरीदेगा। रोजगार पर खतरा। टेक्सटाइल चमड़ा जैसे जो श्रम प्रधान उद्योग क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार की आशंका है, रोजगार कम होने की आशंका। भारत के जो विकल्प नए बाजारों का विकास है भारत के लिए। यूरोपीय संघ ब्रिटेन के जो साथ उनके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है उसको तेज करना। घरेलू मांग बढ़ाना। स्थानीय विनिर्माण और मांग को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो घरेलू मांग है कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रोड्यूस करना कि भारत में ही उनकी मांग बढ़ जाए और भारत में ही उनका बहुत अच्छे से व्यापार चल सके। इसके अलावा वैश्विक गठबंधन जिसमें ब्रिक्स जैसे मंचों का यूज़ करके वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत किया जा सकता है। कानूनी चुनौती देखी जा सकती है। अमेरिकी टैरिफ को IEEPA कानून के दुरुपयोग के आधार पर चुनौती देने की संभावना है, क्योंकि ये कानून दीर्घकालिक व्यापार नीति के लिए नहीं है। इसके अलावा बांके विहार मंदिर विवाद है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज की निगरानी के लिए 14 सदस्यीय पैनल जो है वो गठित किया है। यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी धर्म को या धार्मिक कार्यक्रम को लेकर संरक्षित करने का अधिकार है, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित करने के लिए गठित किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मथुरा के जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर है उसके प्रबंधन को कॉरिडोर विवाद को लेकर 8 अगस्त 2025 को एक 14 सदस्यीय अंतरिम समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पूर्व जज है जस्टिस अशोक कुमार वो करेंगे। समिति में पूर्व जिला जज रहेंगे मुकेश मिश्रा, और उसके अलावा मथुरा के जो वर्तमान जिला जज हैं DM, SSP और जो बाकी अधिकारी इन सभी को इस कमेटी में गठित किया गया। इसके बाद जो इसका उद्देश्य क्या है कि मंदिर का जो संचालन है, जो भी काम करवाया जा रहा है, श्रद्धालुओं की जो सुविधा और जो कोष का प्रबंधन है, उन सभी की निगरानी रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को अपने आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को कॉरिडोर निर्माण के लिए मंदिर के 500 करोड़ रुपए के कोष का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी पहले उन्हें, फिर उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश के जो श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष हैं
अध्यादेश 2025 के तहत जो राज्य सरकार द्वारा समिति गठन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने क्या किया है, याचिकाकर्ताओं को इस अध्यादेश की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति दी थी, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ये जो फैसला है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने लिया गया, जिसमें मंदिर की धार्मिक स्वायत्तता, श्रद्धालुओं की जो सुविधा उसको प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मंदिर में करोड़ों रुपए चढ़ावे के बावजूद भी बुनियादी सुविधा वहां पर नहीं दी जाती और समितियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। विस्तृत आदेश जो है 9 अगस्त 2025 तक साइट पर मतलब कि अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साइट पर जाकर। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे कि हमें ये भी पता है कि अभी हाल ही में जो एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच जो विवाद का मुद्दा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको जो है आपराधिक मामलों से हटाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब उस फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा वापस ले लिया गया है। उन्होंने ये एक ऐसा मामला था कि किसी बिक्री लेन देन में मतलब कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने बकाया चुकाने से मना कर दिया था और बकाया नहीं दिया था, और उस पर फिर हाई कोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया था। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें जो पीठ में जो थे जस्टिस जो पारदीवाला थे, उन्होंने फैसला सुनाया था कि जो भी इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया उसको इसमें से बाहर मतलब कि इस आपराधिक मामलों से उसे बाहर किया जाता है। लेकिन अब उन्होंने अपना देश इस चीज़ को वापस ले लिया क्योंकि बाकी जजों ने इसे अपमानजनित माना है कि ये एक जज का अपमान करने जैसा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट के फैसलों में दखल दे, और दखल तो दे लेकिन वहाँ पर अनुचित, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी इंटरफेरेंस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब हम शक्तियाँ देखते हैं संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, उसको लगता है कि किसी भी अन्याय के साथ कोई फैसला लिया गया हाई कोर्ट के द्वारा या फिर लोअर कोर्ट्स के द्वारा, तो उसका वो रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू, इस फैसले को रीचेक कर सकता है और बाद में अपना जो भी फैसला वो दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में काफ़ी ज़्यादा आरोपों का सुप्रीम कोर्ट भी शिकार हो रहा है, मतलब कि अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि अब वो जो है मतलब भारतीय पूरी तरह से प्रशासन में दखलंदाजी दे रहा है या फिर बाकी जो कोर्ट्स हैं उन पर उनमें इंटरफेरेंस करने जैसे मामले सामने आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी प्रकार से जब उसको लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है या फिर जो न्याय को लेकर फैसला सही नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दखल दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो हमने द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर की है। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।